Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. और आज मैं बात करूँगा अबाउट द स्टॉक मार्केट हिटिंग 61,000। तो जो लोग उस ज़माने में कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गई, पाकिस्तान के अंदर होपलेस हो गए थे, और जो लोग उस बात को सपोर्ट कर रहे थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हैव फेथ इन पाकिस्तान, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ टाइम कि थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होंगे। अब इस वक्त जो है वो उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड की, आपके अंदर होप पैदा की कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू कम बैक। एंड नाउ यू सी दैट पीपल हु मेड इन्वेस्टेड उन टाइम्स के अंदर जब लोग परेशान थे, मुल्क छोड़ने की बातें कर रहे थे और होपलेस हो रहे थे, अब वो प्रॉफिट में, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो आई थिंक ये तो गवर्नमेंट पाकिस्तान और ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते रहे रिगार्डलेस ऑफ जो भी न्यूज़ आ रही थी या जो भी बातें चल रही थी। बट आज हम बात करेंगे अबाउट द 61,000 मार्क जो क्रॉस कर गया है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी 61,000 एक नंबर तो क्रॉस कर गया है, लेकिन हैवी वेट्स का अगर आप देखें तो रियल वैल्यू टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में उसकी वैल्यू नहीं है। मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड थी, पहले भी थी। मैं तो पहले ही कहता था कि चीज़ें बहुत सस्ती हैं, और जिन लोगों ने उस वक्त लेना शुरू किया था, अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो जो बातें मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करता रहा, जिस तरह मैंने डॉलर के बारे में बात की, जिस तरह मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता रहा, मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। अगर आपको नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो आप अपने आप को सिर्फ परेशान करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को जो बंदा एक नॉर्मल इमोशंस को अलग करके उसको दिमाग के साथ बैठ के सोचता है, उसको उसका रिजल्ट मिलता है। तो इस हालात के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह कोविड वाज सच अ बैड टाइम। कुछ इंडस्ट्रीज, खासतौर पर जिस ट्रैवल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, ट्रैवल इंडस्ट्री के बहुत कंप्लीटली डिसमेंटल्ड और बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट हुआ। बट उसके बाद जो कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो बहुत अच्छी बाउंस बैक करी। लेकिन उस टाइम पे जब कोविड प्रॉब्लम आया तो उसमें बहुत से बिजनेसेस को नई अपॉर्चुनिटी मिली, जिनमें मेडिकल थे, जिनमें हेल्थ सर्विसेज थे, जिसमें केयर होम्स थे, जिनमें केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स थे, उनको जॉब्स मिली। तो हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी साथ साथ होती है। अब मैं बात करूँगा कि स्टॉक्स की जो सिचुएशन करंटली है। देखें, पाकिस्तान की होपफुल सिचुएशन जो है वो है अभी, IMF से डील्स हो रही हैं, पैसा आ रहा है। मगर अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूँ, व्हाट मैटर्स इज कि उस डिसीजन मेकर्स उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू कैसे लगते हैं। देखिए, एक बात तो क्लियर हो चुकी है हमें कि इस वक्त द आर्मी इज कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, एंड दे हैव बीन एबल टू ब्रिंग दैट नेगेटिविटी जो मार्केट में आ गई थी, लोगों के दिमाग में आ गई थी, लोग बहुत होपलेस हो गए थे, वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी योर्स ट्रूली was always very hopeful, and I always believe in Pakistan कि पाकिस्तान has the tendency to come back। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट की प्राइसेस के लिहाज से मेरे ख्याल में अभी भी चीज़ें इतनी ओवर वैल्यूड नहीं है। ओके, एक रीजनेबल वैल्यू पे आ चुकी हैं, बट नाउ अब जिस तरह आपने देखा हो कि मीज़ान बैंक और इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर एक हिट लगी, जब जो हमारे स्टेट बैंक की गवर्नर हैं उन्होंने आके अनाउंस किया कि स्टेट बैंक की जो आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है, क्योंकि जो मिनिमम शरह अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अभी अगली मीटिंग आ रही है 12 तारीख को, तो अगर आपका स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% के ऊपर है, तो जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनको 20.5% हर हालत में आपको देना ही देना है। अब इस्लामिक बैंक के ऊपर ये लॉ नहीं पास करता, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपको इतना दें, तो उनका मार्जिन इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से आपके सबसे बड़े बैंक्स होने के बावजूद मीज़ान बैंक बिकेम द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उसके पास एक बहुत बड़ी बेस है जो सूद को पसंद ही नहीं करते, वो सूद में ऐसा रखते ही नहीं है, जबकि प्रोसेस वो फिर वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बैंकों की लैंडिंग, इकोनॉमी तो आपकी चल नहीं रही, तो वो लैंड किसको करते हैं? आप क्या 22% पे अगर लोन लेंगे तो क्या 25-26% उसको वापस करेंगे? तो आप बिजनेस क्या 26% के रिटर्न पे कैसे काम करेंगे? तो अनटिलनेस यूर अर्निंग एटलीस्ट 50% रिटर्न, देन फिर आपकी कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, आप उसको भी तो पूरा करना है आपने। तो इसमें जो बेनिफिट्स जो इनको मिल रहा था, क्योंकि वो भी पैसे गवर्नमेंट को लैंड आउट कर रहे थे, उस सिलसिले के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सेट किया, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि 160 समथिंग से मीज़ान बैंक जो था वो गिर के
नीचे गिरा और 140, 154, 153 तक गया, फिर उसकी ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथ तो है बैंक की. नाउ व्हाट दे एंटिसिपेटिंग इज कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा. अब नॉट जस्ट वन इस्लामिक बैंक, इट कवर्स ऑल इस्लामिक बैंक्स. तो अदर बैंक्स जो कन्वेंशनल बैंकिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत खुशी का मौका था, क्योंकि ये बिजनेस और मोस्टली सब बैंक्स ने अपना इस्लामिक यूनिट बना लिया था. और इसलिए आप देखते होंगे बैंक अल फलाह इस्लामिक, एलाइड बैंक इस्लामिक. तो वो इस्लामिक और दोनों ऑप्शन अपने पास ही दे रहे थे ताकि अपने कस्टमर को रिटेन रख सके कि अगर आपने इस्लामिक करना है तो वो भी हमारे पास है, और अगर आपने जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग करनी है तो वो भी हमारे पास है. और बट अगेन लोगों के दिमाग का एक माइंडसेट था. फैसल बैंक को भी इसी तरह बहुत बेनिफिट हुआ. अब जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो हर बैंक की अपनी रेशियोज हैं, जितने सेविंग्स अकाउंट्स वो ऑपरेट करते हैं, जितने वो अपने कितने रेशियो हो सकते हैं, उसकी बेसिस पे उसका इम्पैक्ट उनके स्टॉक प्राइस पे आएगा. तो जो मोस्टली इम्पैक्ट देखा जा रहा था वो ये था कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ऑन अ बिग बैंक लाइक मीज़ान. बट द फंडामेंटल्स आर कि अगर उन्होंने आपने देखा आपको सबको मैसेजेस आए होंगे अगर आपके इस्लामिक बैंकिंग में अकाउंट है कि बैंकों ने कहा कि आपके हम चार्जेस जो हैं वो बढ़ा रहे हैं. अब चार्जेस जो रिवाइज हो रहे हैं फर्स्ट से, उन चार्जेस में इम्पैक्ट क्या आएगा. मोस्टली सब बैंक्स की मैसेजेस आ गए. आई एम श्योर वो इस कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे. दीज आर वेरी स्मार्ट बैंक्स एंड दे हैव अ वेरी बिग कंज्यूमर बेस. उससे वो अपने आप को बेनिफिट देंगे और एक जो कॉस्ट उधर से उनकी बढ़ जाएगी, जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, वो दूसरी चीज़ों से पूरा करने की कोशिश करेंगे, या बिजनेस को एंगेज करेंगे या बिजनेस को बढ़ाएंगे. सो नाउ आई सी दिस इंडस्ट्री जो है वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जो थोड़ी सी कन्वेंशनल रहेगी. कन्वेंशनल जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मेंटेन रखेगा. मीज़ान और इन सब इस्लामिक बैंकों की थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, डेफिनेटली हिट होगी. अब वो एक रीजनेबल वैल्यूज़ में आएंगे. आई थिंक रीजनेबल वैल्यूज में आते हैं. अगेन आई डोंट गिव फाइनेंशियल एडवाइस, आई जस्ट टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. यू कुड डिसएग्री या एग्री, ये कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है. मीज़ान बैंक के मैटर में जैसे मैंने आपको बंद किया, या फैसल बैंक हो या ऑल इस्लामिक बैंक्स हो, उनके अंदर एग्जैक्टली ये सिचुएशन है. अब आपको सोचना ये है कि पाकिस्तान की ब्लूमबर्ग के एक न्यूज़ आई और दूसरी न्यूज़ में ये हुआ कि ब्लूमबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जो है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 350 हो जाएगी. नाउ दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट अगर इस न्यूज़ सुन रही है, बिकॉज ये एक और प्रेशर ऐड करती है लोगों के ऊपर. लेकिन पाकिस्तान की करेंसी में इतना बड़ा इम्पैक्ट उसका नज़र नहीं आया. यूजुअली आपको याद होगा जब पहले न्यूज़ आती थी कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी की एक्सपेक्टेड रेट थी वो चेंज हो गई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता था. तो लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आया. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और इसका हमें देखना पड़ेगा कि बैंक्स का इफेक्ट जो है, बैंक्स इसमें क्या रोल पड़ेंगे, क्योंकि आपको याद होगा एक बहुत बड़ा टैक्स था जो लगाया था गवर्नमेंट ने कि आपने जो एक्सचेंज रेट में सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी लिया उसके ऊपर 40% टैक्स लगा दिया था. तो बैंकों से वो और स्क्वीज कर रहे थे कि उनको तकलीफ हो रही थी कि बैंकों को हम इतना प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं, और बैंक तो लैंडिंग कर ही नहीं रहे और वो सारा हमसे पैसे कमाए जा रहे हैं, तो उन पर टैक्स पे टैक्स लगा के उनको तंग कर रहे थे. सो वो जो है उसके ऊपर स्टे हो गया मैटर पे. बट जो ब्लूमबर्ग की ये आई न्यूज़ कि पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो 350 रुपये है. अब 350 रुपये बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली इट शोज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. नाउ वुड इट इम्पैक्ट द इंटरेस्ट रेट प्लान, कि इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेड था कि नीचे आ जाएगा और जो है इकॉनमी को सपोर्ट दिया जाएगा. तो अगर तो करेंसी वीक होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगेन ऑन द इंटरेस्ट रेट की जो प्लान है कि उसको कितना रिड्यूस करना है. तो ये एक बड़ा एक न्यूज़ तो आई है. इसका इम्पैक्ट इस तरह आएगा, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फंड्स लाएंगे जिसकी बेसिस पे हम इकोनॉमी को स्ट्रोक करेंगे, इस वक्त अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है. तो माय स्टांस इज राइट नाउ आई थिंक 285 इज़ अ डिसेंट वैल्यू. जो हमारे इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी करेंसी की वैल्यू जो है वो 275 है या 270 है, मैं स्लाइटली उससे डिसएग्री करता हूँ. एंड आई थिंक 250 है, सॉरी 240 250 वो रील को इस्तेमाल करते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट को, विच इज़ ओके. मगर हमारे फंडामेंटल्स इतने नॉर्मल नहीं है. ये बुक्स वाली बातें तो अच्छी लगती हैं कि बुक्स में ये होता है, लेकिन हमारे पे फंडामेंटल प्रेशर्स जो है करेंसी पे डिफरेंट तरह के भी हैं. एक सेंटिमेंट ही नेगेटिव हो जाता है. नेगेटिव सेंटिमेंट को आप रीड से कंपेयर नहीं कर सकते. तो और मोस्टली सारी बाइंग जो होती है वो सेंटिमेंट ड्रिवन होती है. तो अगर ये जो प्रेशर आएगा इन टर्म्स ऑफ वो गवर्नमेंट उसको कैसे करेगी, किन रिसोर्सेज से पूरा करेगी, क्या इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो आपकी इफेक्टिव आपकी करेंसी को रोक के रखेंगी 285 290 मैक्सिमम 300. अभी राइट नाउ थिंग्स आर वेरी स्टेबल एंड अभी इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि करेंसी तो स्टेबल होकर वापस हो रही है. एंड स्टेबिलिटी इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स. जितनी करेंसी स्टेबल होगी, अगर हम सबको पता हो कि अगले 6 महीने करेंसी ये रहेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रहेंगी, गवर्नमेंट सपोर्टिव रहेगी,
आई थिंक ये जो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आती है मार्केट में, और वो सबके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, एक्सपोर्टर्स को भी इम्पोर्टर्स को भी। और इम्पोर्ट्स को डेफिनेटली, जो हमारी ज़रूरत की इम्पोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारी ज़रूरत की इम्पोर्ट्स नहीं है उनको नहीं सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ को आप चांस दें कि वो अपनी वैल्यूज़ बढ़ा सकें, लेकिन ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्रीज भी थोड़ी सी अनफेयर हो जाती हैं। वो अगर कोई चीज़ लॉन्च करती हैं तो उसकी प्राइसिंग इतनी महंगी कर देती हैं कि वो कई दफ़ा इम्पोर्टेड के इक्वल आना शुरू हो जाती हैं। So we have to be take advantage of all the best things, and based on that we see how the stock market will react. तो अभी स्टॉक मार्केट जो मेरे ख्याल में है वो एक ऐसे जोन में है कि जहाँ पर इट्स हैज़ अ रूम टू ग्रो. आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम. दिसंबर इज़ अ मंथ जिस पे थोड़ी सी कंपनीज की क्लोजिंग होगी, कोई बुरी खबर आ सकती है तो प्राइसिंग गिर सकती है. मेरे एक्सपेक्टेड ये है कि ये इसी रेंज के अंदर रहेगी. आई डोंट एक्सपेक्ट द मार्केट टू क्रॉस मे बी, अगर बहुत बड़ी कोई न्यूज़ आ गई तो शायद 65,000 तक पहुंचेगी, मगर आई थिंक ये 60, 59, 60, 62, 63 मतलब इसी के दरम्यान में भी रहेगी. एक महीना है, लास्ट महीने में क्योंकि सेलिंग आएगी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि कंपनीज को अपने प्रॉफिट डिक्लेयर करने होते हैं और म्यूचुअल फंड्स को अपने प्रॉफिट डिक्लेयर करने होते हैं, तो वो अपनी कुछ सेलिंग करेंगे जिससे इसी रेंज बाउंड में मिलेगी. तो इफ़ यू आर एवरेजिंग आउट और आपने बहुत नीचे लिया हुआ, आप थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो मे बी दिस इज़ अ गुड मंथ जहाँ पर आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाए और अपनी होल्डिंग जो है वो आप दोबारा बढ़ा सके कुछ शेयर्स में जो आपको पसंद हो. तो बाकी इंशाल्लाह आई विल कीप यू पोस्टेड. थैंक यू वेरी मच फॉर द लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी तभी मैं एक होटल में था, आज भी मैं होटल में हूँ. उस वक्त मैं पाकिस्तान से बाहर था, आज मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ. सो यहाँ पर थाई गवर्नमेंट का एक फंक्शन था, उसके अंदर मैं आया था, एम्बेसी की तरफ से गेस्ट था. तो आई एम इन इस्लामाबाद राइट नाउ. और सो आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट और हैव फेथ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते रहें. पाकिस्तान हम सब मिलकर अगर इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, अच्छा कल्चर लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट का, तो पाकिस्तान और डेवलप करेगा और हमारी करेंसी भी और स्टेबल होगी, हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.